नमस्कार, मैं गौरव जोशी श्रीमती मोहिनी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है मूल्यवर्धन लेखन। मूल्यवर्धन लेखन या फिर वैल्यू एडेड अकाउंटिंग। अब तक व्यवसाय के प्रदर्शन का मापक यानी किसी व्यवसाय को आंकना हो कि व्यवसाय की क्या स्थिति है, तो हम सामान्य तौर पर लाभों को देखते हैं। जो लाभ है, जो प्रॉफिट है, वही व्यवसाय के प्रदर्शन का मापक माना जाता है। सामान्य तौर पर व्यवसाय का लाभ ही उसके परफॉर्मेंस का, उसके प्रदर्शन का मापक माना जाता है कि व्यवसाय की स्थिति क्या है। लेकिन अभी फिलहाल ही में इन दशकों में एक नई अवधारणा विकसित हुई है जिसको मूल्यवर्धन या विदित मूल्य कहा जाता है। तो लाभों की गणना करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो आय होती है, आय में से सारे खर्चे घटा दिए जाते हैं, इंटरेस्ट घटा दिया जाता है, सरकार को चुकाया जाने वाला कर घटा दिया जाता है, और जो शेष राशि बचती है वो लाभ कहलाती है, प्रॉफिट कहलाती है। तो ये जो लाभ है, ये जो प्रॉफिट है, ये इसका संबंध अंशधारियों से होता है। लाभ है, लाभ केवल अंशधारियों से संबंधित होते हैं। लाभों में से अंशधारियों को लाभांश दे दिया जाता है और जो रकम बचती है उसको व्यवसाय में पुनर्विनियोजित करने के लिए या फिर संचयों के रूप में रख ली जाती है। लेकिन जो अभी जो नया कॉन्सेप्ट है वैल्यू एडेड का, मूल्यवर्धन का, उसमें क्या किया जाता है? मूल्यवर्धन की या विदित मूल्य की गणना के लिए क्या किया जाता है कि विक्रय मूल्य जो है, उत्पाद के विक्रय मूल्य में से कच्ची सामग्री एवं उत्पादन से लेकर विक्रय तक की लागत घटा दी जाती है। मूल्यवर्धन में से मूल्यवर्धन ज्ञात करने के लिए क्या किया जाता है? विक्रय मूल्य में से कच्ची सामग्री की लागत और उत्पादन से लेकर विक्रय तक की लागत घटा दी जाती है, और जो अधिक प्राप्त होता है, जो राशि प्राप्त होती है, वो मूल्यवर्धन या वैल्यू एडेड कहलाती है। मूल्यवर्धन लाभों से विस्तृत है, काफी व्यापक है। मूल्यवर्धन का संबंध सरकार, कर्मचारियों, ऋणदाताओं और अंशधारियों से होता है। मूल्यवर्धन का संबंध सरकार से, कर्मचारियों से, ऋणदाताओं से, अंशधारियों से होता है। यानी कि ये जो कच्ची सामग्री और उत्पादन से लेकर विक्रय तक की लागत घटाई जाती है, उसमें सरकार को चुकाया जाने वाला कर, कर्मचारियों को दिया जाने वाला वेतन, ऋणदाताओं को दिया जाने वाला ब्याज और अंशधारियों को चुकाया जाने वाला लाभांश भी इसमें सम्मिलित होता है। ये सारे खर्चे विक्रय मूल्य में से नहीं घटाए जाते, इसलिए मूल्यवर्धन लाभों से व्यापक है और जो व्यवसाय की वास्तविक स्थिति देखने के लिए मूल्यवर्धन की गणना की जाती है। आजकल जो कई कंपनियां हैं वो मूल्यवर्धन विवरण पत्र भी यानी कि वैल्यू एडेड स्टेटमेंट भी अपने जो अंतिम खाते हैं, लाभ हानि खाता और जो बैलेंस शीट है उसके साथ ये विवरण पत्र भी तैयार करते हैं मूल्यवर्धन का। तो लाभों का संबंध केवल अंशधारियों से होता है, मूल्यवर्धन का संबंध सरकार, कर्मचारियों, ऋणदाताओं एवं अंशधारियों से होता है।
मूल्यवर्धन की गणना कैसे की जाती है या मूल्यवर्धन में क्या क्या शामिल है। वैल्यू एडेड, वैल्यू एडेड में क्या क्या शामिल होगा। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, एम्प्लॉय कॉस्ट, डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट। ये जो मूल्यवर्धन की या फिर वैल्यू एडेड की जो राशि प्राप्त हुई है विक्रय मूल्य में से कच्ची सामग्री एवं उत्पादन से लेकर विक्रय तक की लागत को घटाने के बाद इस मूल्यवर्धन में क्या क्या शामिल होगा। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, क्योंकि अभी तक टैक्स सरकार को चुकाया नहीं गया है। एम्प्लॉय कॉस्ट, कर्मचारियों को अभी तक सैलरी नहीं दी गई है, इसी मूल्यवर्धन में शामिल है। डेप्रिसिएशन, संपत्तियों पर ह्रास नहीं लगाया गया है। और इंटरेस्ट, जो ऋणदाताओं को चुकाया जाने वाला ब्याज भी अभी तक इसमें शामिल है। तो इन सब का योग वैल्यू एडेड कहलाता है। और ये जो मूल्यवर्धन ज्ञात करने की एडिटिव मेथड है, योगात्मक विधि है। वैल्यू एडेड को दूसरे तरीके से भी ज्ञात किया जा सकता है, या वैल्यू एडेड ज्ञात करने का तरीका है सेल्स प्लस इनकम फ्रॉम सर्विसेज माइनस कॉस्ट ऑफ bought in goods and सर्विसेज। ये था योगात्मक मेथड। इसमें जो है मदों को जोड़ के वैल्यू एडेड की गणना की जाती है। और जो दूसरा तरीका है सब्ट्रैक्टिव मेथड, ऋणात्मक विधि। इसमें सेल्स में अगर कोई सेवाओं से इनकम प्राप्त हुई है, वस्तु का विक्रय किया गया है, और अगर कोई सेवाएं प्रदान करके कोई आय कमाई गई है व्यवसाय के द्वारा, तो इन दोनों को जोड़ दिया जाता है और इसमें से कॉस्ट ऑफ बॉट इन गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि खरीदे गए माल की और सेवाओं की लागत को घटा दिया जाता है। तो दोनों तरीकों से ही वैल्यू एडेड मूल्यवर्धन ज्ञात किया जा सकता है। लेकिन ये विधि ही प्रचलित है। जो दूसरी विधि है सब्ट्रैक्टिव मेथड, यानी कि जो ऋणात्मक विधि, यही प्रचलित है। तो यहां पर सेल्स की गणना कैसे की जाएगी। सेल्स में क्या क्या शामिल होता है। सेल्स में विक्रय मूल्य वस्तु का, फिर उसमें अगर कोई बिक्री पर कोई टैक्सेस वसूल किए हैं, कोई कर वसूल किए हैं, तो उनको जोड़ दिया जाता है। बिक्री में से सेल्स रिटर्न अगर है, अगर कोई विक्रय वापसी है तो विक्रय वापसी को घटा दिया जाता है। और अगर कोई डिस्काउंट है, किसी प्रकार का कमीशन चुकाया है, तो वो भी घटा दिया जाता है। तो बिक्री की राशि ज्ञात करने के लिए जब हम वैल्यू एडेड ज्ञात करते हैं, तो वैल्यू एडेड का हमने देखा फॉर्मूला है, या फिर वैल्यू एडेड ज्ञात करने के लिए जो मेथड हम काम में लेते हैं वो ऋणात्मक मेथड है, सब्ट्रैक्टिव मेथड है। इसमें क्या किया जाता है, सेल्स में इनकम फ्रॉम सर्विसेज जोड़ी जाती है। हम दूसरे मेथड की बात कर रहे हैं, ये दूसरा मेथड ही अभी काम में आ रहा है। हम जो क्वेश्चन करेंगे इसमें दूसरा मेथड काम में लेंगे। तो इसमें सेल्स में इनकम फ्रॉम सर्विसेज, अगर कोई सेवाएं दी गई है व्यवसाय के द्वारा, तो उनसे अगर कोई आय प्राप्त हुई है तो उसकी आय वस्तु के विक्रय के मूल्य में जोड़ दी जाती है। और उसमें से जो सेवाएं खरीदने की लागत या फिर कोई कच्ची सामग्री खरीदने की लागत उसमें से घटा दी जाती है, और जो राशि प्राप्त होती है वो मूल्यवर्धन या वैल्यू एडेड कहलाती है। तो सेल्स कैसे ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हमने लिखा है सेल्स। तो सेल्स ज्ञात करने के लिए सेल्स की राशि ले लेंगे, उसमें अगर कोई कर वसूल किए हैं तो वो जोड़ दिए जाएंगे। फिर जो राशि प्राप्त होती है उसमें से अगर कोई विक्रय वापसी हुई तो वो घटा दी जाएगी। और बिक्री के संबंध में अगर कोई डिस्काउंट दिया है, अगर कोई कमीशन दिया गया है, या बिक्री के संबंध में कोई अन्य खर्चे किए गए हैं, तो वो खर्चे घटा दिए जाते हैं और शुद्ध बिक्री की राशि यहाँ पर ली जाती है। फिर हम बात करें इनकम फ्रॉम सर्विसेज। तो इनकम फ्रॉम सर्विसेज में किस प्रकार की इनकम हो सकती है। अगर
सब्सिडरी कंपनी से। अगर कोई अपनी सहायक कंपनी से कोई लाभांश प्राप्त होता है, सहायक कंपनी से अगर लाभांश प्राप्त होता है तो वो इनकम फ्रॉम सर्विसेज मानी जाती है, सेवाओं से आय मानी जाती है। अगर कोई किराया प्राप्त हुआ है, कोई सब्सिडी प्राप्त हुई है, कोई अदर इनकम प्राप्त हुई है, यानी कि व्यवसाय द्वारा वस्तु के विक्रय के साथ साथ अगर कोई अन्य सेवाएं प्रदान की जाती है, कोई अपना कोई संपत्ति कोई किराए पर दे दी जाती है, या फिर सहायक कंपनियों से कोई लाभांश प्राप्त होता है, किसी प्रकार का अनुदान या सहायता या फिर कोई अन्य आय प्राप्त होती है, तो वो वस्तु के विक्रय मूल्य में जोड़ दी जाती है और कुल आय मानी जाती है। अब इस कुल आय में से जो कच्ची सामग्री है, जो वस्तु निर्मित माल तैयार करके जो बेचा गया है, उसके निर्माण के लिए जो कच्ची सामग्री प्रयोग की गई है, उसकी लागत कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, पार्ट्स एंड स्पेयर्स, कंज्यूमेबल्स, तो जो सामग्री लगी वस्तु के उत्पादन में, चाहे वो कच्ची सामग्री हो या फिर कोई कलपुर्जे हो, स्पेयर पार्ट्स हैं, या फिर कोई उपभोग योग्य अन्य सामग्री कंज्यूमेबल्स हैं, जैसे कॉटन है, ऑयल है, ग्रीस है, इस प्रकार की जो भी सामग्री वस्तु के उत्पादन में काम में आई है, उसकी लागत घटा दी जाती है सेल्स और इनकम फ्रॉम सर्विसेज के योग में से। और अगर किसी प्रकार की सेवाएं ली गई है व्यवसाय द्वारा, तो उन सेवाओं की लागत भी घटा दी जाती है। लेकिन इन सेवाओं की लागत में कर्मचारियों द्वारा, संस्था के कर्मचारियों द्वारा, व्यवसाय के कर्मचारियों द्वारा जो भी सेवाएं दी गई है, उनको नहीं शामिल किया जाता, उनको नहीं घटाया जाता। तो यहां पे किस प्रकार की सेवाएं हो सकती है, जैसे कोई बैंकिंग सेवा है, बीमा शुल्क है, किसी प्रकार का विज्ञापन व्यय है, कोई कानूनी व्यय है, अंकेक्षण है, मरम्मत एवं रख रखाव के खर्चे हैं, बिजली, पानी, इस प्रकार की जो कुछ सेवाएं हैं व्यवसाय द्वारा, जो कुछ सेवाएं ली जाती है वस्तु के उत्पादन से संबंधित, जैसे बिजली है, पावर है, इलेक्ट्रिसिटी है, पानी है, मरम्मत एवं रखरखाव के खर्चे हैं, कोई बैंकिंग शुल्क चुकाया जा रहा है, कोई बीमा शुल्क चुकाया जा रहा है, कोई विज्ञापन व्यय के खर्चे किए गए हैं, कोई कानूनी व्यय किया गया है। तो इस प्रकार की सेवाओं का जो मूल्य चुकाया गया है, सेवाएं प्राप्त करने के बदले जो भी राशि चुकाई गई है, वो राशि सेल्स और इनकम फ्रॉम सर्विसेज के योग में से घटा दी जाती है। लेकिन कर्मचारियों द्वारा प्रदान की गई किसी प्रकार की सेवा, मजदूरी या वेतन नहीं घटाया जाता है। फिर जो राशि प्राप्त होती है वो वैल्यू एडेड कहलाती है। मूल्यवर्धन लेखांकन यही कहता है, इसी समीकरण पर आधारित है। यहां बात करते हैं एम्प्लॉय कॉस्ट की। जब हमने एडिटिव मेथड योगात्मक विधि देखी थी, तो इसमें हमने प्रॉफिट बिफोर टैक्स प्लस एम्प्लॉय कॉस्ट की बात की थी। तो यहां पर एम्प्लॉय कॉस्ट में मजदूरी, वेजेस, सैलरी, बोनस, इंसेंटिव, अलाउंसेस, सभी प्रकार की जो एम्प्लॉय को मिलने वाली सुविधाएं हैं और जो नगद में जो प्राप्त होने वाली राशियां हैं, वो सारी की सारी यहाँ पर सम्मिलित की जाती है। लेकिन हम ये मेथड काम में नहीं लेते, हम इसी मेथड के द्वारा जो है क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो हम वैल्यू एडेड की बात कर चुके हैं। वैल्यू एडेड का फॉर्मूला है, वैल्यू एडेड ज्ञात करने के लिए, वैल्यू एडेड मूल्यवर्धन ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, हम सब्ट्रैक्टिव मेथड काम में ले रहे हैं। सेल्स प्लस इनकम फ्रॉम सर्विसेज माइनस कॉस्ट ऑफ bought in goods and सर्विसेज। जो सेवाएं और वस्तु जो काम में ली गई है, उनको प्राप्त करने की जो लागत है वो घटा दी जाती है विक्रय मूल्य में से, और
अन्य जो सेवाओं से जो आय प्राप्त हुई है उसमें से, उसके योग में से। हमने बात की थी कि जो वैल्यू एडेड है, वैल्यू एडेड का वितरण किन किन में होता है, या फिर वैल्यू एडेड का संबंध किस किस से होता है। वैल्यू एडेड का संबंध होता है सरकार से। वैल्यू एडेड में सरकार का हिस्सा होता है, क्योंकि यहाँ पर टैक्स नहीं चुकाया जाता, यहाँ पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स लिया जाता है। अभी तक सरकार को टैक्स नहीं चुकाया है। दूसरा, अंशधारियों का संबंध होता है, क्योंकि अभी तक उनको लाभांश नहीं दिया गया है। तीसरा, ऋणदाताओं का संबंध होता है, और कर्मचारियों का संबंध होता है। जो वैल्यू एडेड है, मूल्यवर्धन की जो राशि है, उस राशि का संबंध सरकार से होता है, क्योंकि मूल्यवर्धन ज्ञात करने के लिए हम करों की राशि नहीं घटाते हैं। तो अभी तक सरकार को टैक्स का पेमेंट नहीं किया गया, इसलिए सरकार का वैल्यू एडेड से संबंध होता है। अंशधारियों का संबंध होता है, क्योंकि अभी तक वैल्यू एडेड की राशि में से जो लाभांश की राशि है वो नहीं घटाई गई है। ऋणदाताओं का संबंध होता है, क्योंकि अभी तक जो भी हमने लोन लेके रखा है या जो भी ऋण पत्र हमने इश्यू करे हैं, उन पर जो इंटरेस्ट है वो हमने अभी तक नहीं घटाया है विक्रय मूल्य में से। कर्मचारियों का संबंध होता है, जो मजदूर है, जो कर्मचारी है, उनको दिया जाने वाला वेतन है या फिर मजदूरी है या फिर जो अन्य कोई अनुलाभ है, भत्ते हैं, वो भी हमने अभी तक नहीं घटाए हैं। हमने केवल क्या किया है, कच्चे माल की एवं उत्पादन से विक्रय तक की लागत घटाई। अब कच्चे माल की लागत और उत्पादन से विक्रय तक की कोई जो लागत आई है सेवाओं के संबंध में या फिर माल के संबंध, कोई किसी प्रकार के माल के संबंध में, वही घटाई है। तो ये जो इन लोगों का जो संबंध है, इन लोगों को जो चुकाई जाने वाली राशि है, अभी तक हमने इन लोगों को किसी प्रकार का भुगतान नहीं किया है। वैल्यू एडेड में इन सब लोगों को दी जाने वाली राशि सम्मिलित है। तो हमने बात की थी कि आजकल संस्थाएं जो वैल्यू एडेड स्टेटमेंट तैयार करती है, मूल्यवर्धन विवरण पत्र बनाती है और उसको जो अंतिम खातों के साथ में प्रस्तुत करती है। जो भी इसके पक्षधारी हैं, बाह्य पक्षधारी हो या चाहे आंतरिक जो पक्षकार हो व्यवस्था संस्था के, उनके सामने प्रस्तुत किया जाता है। तो किस प्रकार से बनाया जाता है वैल्यू एडेड स्टेटमेंट, किस प्रकार से बनाया जाता है उसकी बात करेंगे। वैल्यू एडेड स्टेटमेंट। वैल्यू एडेड स्टेटमेंट अकाउंट फॉर्म में भी बनाया जाता है, टी फॉर्म में भी बनाया जाता है और एक रिपोर्ट फॉर्म में भी बनाया जाता है। हम यहां पे पहले रिपोर्ट फॉर्म की बात कर रहे हैं। एक रिपोर्ट के रूप में जो है किस प्रकार वैल्यू एडेड स्टेटमेंट बनाया जाएगा। जनरेशन ऑफ वैल्यू एडेड, किस प्रकार से वैल्यू एडेड का निर्माण किया जाएगा, किस प्रकार से वैल्यू एडेड की प्राप्ति की जाती है, किस प्रकार जनरेट किया जाती है वैल्यू एडेड। क्या किया जाता है, सेल्स की राशि ली जाती है। सेल्स में ऐड कर दी जाती है इनकम फ्रॉम सर्विसेज। सेल्स में इनकम फ्रॉम सर्विसेज ऐड कर दी जाती है और इसमें से लेस कर दिया जाता है कॉस्ट ऑफ bought in goods and सर्विस। तो क्या किया जाता है, सेल्स विक्रय की राशि ले ली जाती है और विक्रय की राशि में से
विक्रय की राशि में इनकम फ्रॉम सर्विसेज ऐड कर दी जाती है और फिर उसमें से कॉस्ट ऑफ बोट इन गुड्स एंड सर्विसेज या फिर कॉस्ट ऑफ बोट इन मटेरियल भी कह सकते हैं, किसी प्रकार की कच्ची सामग्री, तो कॉस्ट ऑफ बोट इन गुड्स या मटेरियल एंड सर्विसेज घटा दी जाती है। तो ये वैल्यू एडेड क्या होता है? वैल्यू एडेड ये जो है मूल्यवर्धन या वर्धित मूल्य ज्ञात होता है। अब इस मूल्यवर्धन का क्या उपयोग किया जाएगा? जैसे लाभों का उपयोग अंशधारियों को लाभांश चुकाने में और रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया जाता है, इसी प्रकार इस वैल्यू एडेड का क्या उपयोग किया जाता है? हम बात कर चुके हैं इस वैल्यू एडेड में कौन कौन सी राशियां सम्मिलित है। इसमें सरकार को चुकाया जाने वाला कर सम्मिलित है, इसमें ऋणदाताओं को चुकाया जाने वाला ब्याज सम्मिलित है, इसमें कर्मचारियों को दिए जाने वाला वेतन सम्मिलित है और इसमें अंशधारियों को चुकाया जाने वाला लाभांश भी सम्मिलित है। और डेप्रिसिएशन की राशि भी इसमें सम्मिलित होती है, क्योंकि ये जो सर्विसेज है, ये जो बाहर से ली गई सर्विसेज है, इनकी राशि घटाई जाती है। अभी तक हमने डेप्रिसिएशन नहीं घटाया, तो डेप्रिसिएशन की राशि भी इसमें सम्मिलित होती है। तो सेल्स में इनकम फ्रॉम अदर सर्विसेज या नॉन ट्रेडिंग इनकम जोड़ दी जाती है और फिर इसमें से कॉस्ट ऑफ बोट इन गुड्स एंड सर्विसेज घटा दी जाती है और जो राशि प्राप्त होती है वो वैल्यू एडेड प्राप्त होती है। इस वैल्यू एडेड का क्या उपयोग है? एप्लीकेशन ऑफ वैल्यू एडेड, इसका क्या उपयोग है? इसका क्या अप्लाई किया जाता है? क्या एप्लीकेशन किया जाता है? इसका उपयोग किया जाता है पेमेंट टू एम्प्लॉइज, क्योंकि हमने बात की थी कि विक्रय मूल्य में से जो भी लागत घटाई जाती है उसमें मजदूरी और वेतन नहीं घटाया जाता, कर्मचारी और मजदूरों को दी जाने वाली राशि नहीं घटाई जाती, तो इसलिए वैल्यू एडेड का उपयोग किया जाता है कर्मचारियों को पेमेंट करने में, कर्मचारियों या मजदूरों को भुगतान करने में। दूसरा, पेमेंट टू प्रोवाइडर्स ऑफ कैपिटल, तो जो पूंजी प्रदाता है, चाहे अंश पूंजी प्रदान की हो या चाहे ऋण पूंजी प्रदान की हो, जो पूंजी के प्रोवाइडर्स है, पेमेंट टू प्रोवाइडर्स, प्रदाता है, पूंजी के प्रदाताओं को भुगतान किया जाता है। पूंजी के प्रदाता कौन कौन होते हैं? एक तो एक्सटर्नल होते हैं, दूसरे होते हैं इंटरनल। एक्सटर्नल कौन है? जैसे बैंक है, ऋण पत्रधारी है, तो ये एक्सटर्नल जो है पार्टीज कहलाती है, एक्सटर्नल प्रोवाइडर्स कहलाते हैं, बाह्य पक्षकार कहलाते हैं। तो इनको क्या चुकाया जाता है? इनको इंटरेस्ट चुकाया जाता है। और जो इंटरनल है इनको डिविडेंड चुकाया जाता है। तो वैल्यू एडेड का उपयोग एम्प्लॉयज को सैलरी दी जाती है, मजदूरों को मजदूरी चुका दी जाती है और जो ऋणदाता है उनको ब्याज चुका दिया जाता है, अंशधारियों को लाभांश चुका दिया जाता है और पेमेंट टू गवर्नमेंट को क्या दिया जाता है? इनकम टैक्स। तो इसके क्या प्रयोग हो रहे हैं? हमने बात की थी कि जो वैल्यू एडेड है उसका संबंध किस चीज से है? वैल्यू एडेड का संबंध है कर्मचारियों से, वैल्यू एडेड का संबंध है ऋणदाताओं से, वैल्यू एडेड का संबंध है अंशधारियों से, वैल्यू एडेड का संबंध है सरकार से। अब इन सबको राशि चुकाने के बाद वैल्यू एडेड में से इस वैल्यू एडेड का क्या उपयोग होता है? वैल्यू एडेड का उपयोग होगा प्रोविजंस फॉर मेंटेनेंस एंड एक्सपेंशन ऑफ द कंपनी। अब इन सब जो पक्षकार हैं, इन सब पक्षकारों को राशि चुकाने के बाद इस राशि वैल्यू एडेड का उपयोग कर्मचारियों को, सरकार को, ऋणदाताओं और अंशधारियों को चुकाने के बाद में जो राशि बचती है उस राशि का प्रयोग कंपनी की मेंटेनेंस के लिए और कंपनी के एक्सपेंशन यानी वृद्धि के लिए
प्रोविजन किया जाता है। तो उपयोग किस लिए किया जाता है? एक तो किया जाता है डेप्रिसिएशन में उपयोग किया जाता है। हमने बात की थी कि वैल्यू एडेड में जो ये सर्विसेज की लागत घटाई जाती है, ये सर्विसेज सारी की सारी जो है बाहरी सेवाएं हैं, इनमें डेप्रिसिएशन की राशि सम्मिलित नहीं होती। तो डेप्रिसिएशन की राशि यहाँ घटा दी जाती है, वैल्यू एडेड में से उपयोग की जाती है डेप्रिसिएशन की राशि। फिर किसी प्रकार के रिजर्व्स बनाए जाते हैं, जैसे जनरल रिजर्व है, उसमें राशि ट्रांसफर कर दी जाती है। रिटेन्ड अर्निंग, जो आय को रखा जाता है पास में, रिटेन करके रखा जाता है कंपनी के पास किसी भी रिजर्व के रूप में, तो उसमें ट्रांसफर कर दी जाती है। इस प्रकार से इस वैल्यू एडेड का उपयोग किया जाता है। लाभों का उपयोग, अगर वैल्यू एडेड की जगह यहां पर लाभ होते, जो कि कंपनी के प्रदर्शन का मापक है पारंपरिक रूप से, तो अगर लाभ होते तो लाभों का उपयोग केवल अंशधारियों को लाभांश चुकाने में, या फिर जो है लाभों में से राशि किसी प्रकार के संचय में ट्रांसफर करने के लिए काम में ली जाती है। लाभों का संबंध केवल अंशधारियों से होता है। लेकिन यहां पर हमने गणना की है वैल्यू एडेड की, तो वैल्यू एडेड एक नई अवधारणा है और वैल्यू एडेड का संबंध सरकार से है, वैल्यू एडेड का संबंध कर्मचारियों से है, वैल्यू एडेड का संबंध ऋणदाताओं एवं अंशधारियों से है। तो वैल्यू एडेड का उपयोग जो है इस प्रकार किया जाता है, और ये जो वैल्यू एडेड स्टेटमेंट है ये तैयार किया जाता है। और इस चैप्टर में जो हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे वो इसी प्रारूप में करेंगे और इसी प्रकार से वो क्वेश्चन हल किया जाएगा। ये एक प्रकार से रूपरेखा है, एक क्वेश्चन हल करने का एक प्रारूप है। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में, अगली क्लास में हम इससे संबंधित प्रैक्टिकल क्वेश्चन करके देखेंगे। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।